सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसमें ज़्यादातर लोगों को कन्फ्यूजन रहती है, क्योंकि एक इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाया, क्योंकि इसकी डिफ़ाइन ही बहुत सारी हैं। ठीक है, और बीएससी सेकेंड ईयर में थर्मोडायनेमिक्स 2 में हम 5 डेफिनेशंस पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, पर इसका एक बेसिक डिफाइन जो आपको हर डिफाइन से कनेक्ट कर पाएगा वो मैं लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, तो ये वीडियो को लास्ट तक देखना है, और अगर इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन कॉल पे सिलेक्ट कर देना। कोई भी डाउट होगा ना इस टॉपिक के रिलेटेड या फिर किसी टॉपिक के रिलेटेड, ठीक है, बीएससी फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में, तो वो भी कमेंट्स में कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ पे जल्दी से ज्वाइन हो जाओ ताकि मुझसे कुछ भी कभी भी पूछ सको। ठीक है, करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो ये वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको पहले स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वाला वीडियो देखना ज़रूरी है, क्योंकि वो इसका बेस टाइप है। ठीक है, तो वो क्लियर होगा तभी आप इसमें आ सकते हो। अगर आप डायरेक्ट भी देख रहे हो तो मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा कि आपको यही वीडियो से ज़्यादातर चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कि सेकेंड लॉ की ज़रूरत क्यों पड़ी। फर्स्ट लॉ क्या काफ़ी नहीं था हमारे लिए कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये ज़रूरी, ये काफ़ी नहीं था कि सेकेंड लॉ भी पढ़ना पड़ा। तो इसका आंसर है नहीं, ये काफ़ी नहीं था। ऐसा क्यों काफ़ी नहीं था, चलो देखते हैं। इसलिए नहीं था क्योंकि देखो, फर्स्ट लॉ क्या कह रहा था कि हम कोई एक ऐसा मतलब इंजन बना देंगे जो कि 100% एफिशिएंसी शो करेगा, मतलब कि टोटल हीट को टोटल वर्क में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, 100% हीट को 100% वर्क में बदल सकते हैं। ठीक है, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ठीक है इम्पॉसिबल, क्योंकि देखो अगर आप किसी भी चीज़ में हीट देते हो तो वर्क करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ हीट क्या होती है, लॉस होती ही है थ्रू आउट द प्रोसेस। ठीक है, तो इसीलिए सेकंड लॉ की हमें ज़रूरत पड़ी, सीधी बात अगर बोलूँ तो अभी मैंने जो बात बोली है हो सकता है आपको समझ में ना आई हो। ठीक है, तो उसको समझाने के लिए एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक 10,000 mAh का पावर बैंक है। ठीक है, यहाँ पे हीट और इंजन की बात नहीं कर रहे हैं, हम एनर्जी की बात कर रहे हैं और सप्लाई की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो हमारे पास 10,000 mAh का पावर बैंक है। ठीक है, और मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि अगर मैं इसको फुल चार्ज कर दूँ 10,000 mAh वाले पावर बैंक को, ठीक है, और मेरे ये जो दोनों, ये मेरे पास दो फ़ोन है जिनकी बैटरी है 5,000 mAh। ठीक है, 5,000 mAh। ठीक है, तो अगर इसमें 0% बैटरी है, दोनों फ़ोन में 0% बैटरी है, और मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि अगर मैं अपने 10,000 mAh वाले पावर बैंक को चार्ज कर दूँ, फुल चार्ज कर दूँ, मतलब 100% चार्ज कर दूँ, तो मेरे ये दोनों फ़ोन 100% चार्ज हो जाएंगे। ठीक है, पर अगर इसको प्रैक्टिकल करके देखें, ये मतलब ये फर्स्ट लॉ है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ऐसा मतलब बोल रहा है कि 10,000 mAh वाले जो पावर बैंक है ये दोनों तुम्हारे 5,000 mAh वाले फ़ोन को चार्ज कर देगा 100% तक। ठीक है, पर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं होता, जो कि सच है। आखिर क्यों नहीं होता ऐसे? ठीक है, आप प्रैक्टिकल खुद करना। अगर आपके पास 10,000 mAh वाला पावर बैंक है और आपके पास 5,000 mAh वाला फ़ोन है, एक ही फ़ोन है, तो उसको 2 बार चार्ज करना, पूरा 0% तक लाना, पूरा एकदम बैटरी डिस कर देना, फिर उसके बाद फिर से चार्ज करके देखना। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो 10,000 जो mAh है हमें, लेकिन वो जब हम यूज़ करते हैं उसको तो हमें मिलता है 6,000 mAh। ठीक है, कोई भी 10,000 mAh वाले पावर बैंक लोगे तो आपको 6,000 mAh मिलेगी। क्यों मिलेगी? ठीक है, क्योंकि ये पावर बैंक को ऑपरेट करने में, इसका चार्ज यहाँ से यहाँ भेजने में, और इसमें जो एलईडी रहती है और जो परसेंट बताता है उसमें हमारी कुछ एनर्जी लगती है। वो एनर्जी लगती है हमारी 4,000 mAh की। ठीक है, तो मतलब क्या है कि पूरी 10,000 की 10,000 mAh मतलब डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, कुछ एनर्जी लॉस भी होती है। तो मतलब वही है कि पूरा 100% एफिशिएंट कोई नहीं होता, कुछ % लॉस होता है हीट का। तो यहाँ पे हीट का लॉस नहीं हो रहा है, यहाँ पे पावर का लॉस हो रहा है mAh। ठीक है, तो मतलब यही है कि अगर मैं सोच रहा था कि ये पूरा चार्ज हो जाएगा और ये भी पूरा चार्ज हो जाएगा 100%, तो ऐसा नहीं होगा। मेरा सिर्फ एक ही फ़ोन चार्ज होने वाला है 5,000 mAh वाला 100%, और दूसरा 1,000 mAh चार्ज होगा, फिर उसके बाद मेरा पावर बैंक 0% हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यही था कि ये है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि आपका 100% एफिशिएंट कुछ भी नहीं होता। आप हो सकता है 90 हो सकता है 95 हो, पर 100 तो बिल्कुल नहीं होने वाला। ठीक है,
पढ़ते हैं जो बीएससी सेकेंड ईयर में जो मेरे 5 साइंटिस्ट हैं, मेरे नहीं मतलब जो हम लोग के सिलेबस में है, 5 साइंटिस्ट ने 5 स्टेटमेंट दिए हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के बेस पे, ठीक है। तो उसको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, तो ध्यान से सुनना, ठीक है। तो एग्ज़ाम में क्या होता है कि ना ये पांचों में से कोई आपको 2 लिखने बोलेगा, तो आपको जो अच्छा लगता है लिख देना। अगर नाम लेके पर्टिकुलरली बोलेगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब तो आपको सिर्फ यही वाला लिखना पड़ेगा। अगर बोल दिया कि राइट क्लॉसियस स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, तो आपको यही स्टेटमेंट ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आखिर ये स्टेटमेंट क्या बोलता है? इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ सेल्फ एक्टिंग मशीन अनएडेड बाई एक्सटर्नल एजेंसी टू कन्वे हीट फ्रॉम अ बॉडी एट वन टेम्परेचर टू अनदर बॉडी एट हाई टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है आखिर, ठीक है। ये इम्पॉसिबल है, ठीक है, कि किसी भी बॉडी के लिए कि उसका अगर टेम्परेचर लो है तो उसको हाई टेम्परेचर में करने का। सीधा इसका एग्जांपल ये है, देखो हमारे पास गीज़र रहता है, वाटर रॉड, जिसको ऐसा रॉड जो पानी में डालते हैं पानी गर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये बॉडी है, ठीक है। तो ये इम्पॉसिबल है कि ये अपने आप लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में जाए, क्योंकि हमने कल ही पढ़ा है, मतलब कि इससे पहले वाले वीडियो में स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में पढ़ा है कि हीट का फ्लो कैसे होता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर होता है, पर रिवर्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो वही लिखा है, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ सेल्फ एक्टिंग मशीन, कि खुद से नेचुरली ये इम्पॉसिबल है नेचुरली कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में हीट ट्रांसफ़र हो जाए, क्योंकि जाए तो एक नेचुरली कैसा होता है कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में जाती है हीट, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ सेल्फ एक्टिंग मशीन अनएडेड बाई एक्सटर्नल एजेंसी। मतलब इसका ये है अनएडेड बाई एक्सटर्नल एजेंसी कि जब तक हम कोई एक्सटर्नल सप्लाई नहीं देंगे तब तक इसका मतलब उल्टा नहीं होगा, मतलब हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तो चला जाएगा नेचुरली, ठीक है, नेचुरली पॉसिबल है, ठीक है। हाई टेम्परेचर से हीट का फ्लो लो टेम्परेचर में नेचुरली पॉसिबल है, पर लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में नेचुरली पॉसिबल नहीं है, हमें कुछ एक्सटर्नल देना ही पड़ेगा, एक्सटर्नल एनर्जी, या वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकती है, ठीक है। तो इस केस में इसका टेम्परेचर है मान लो 35 डिग्री, ठीक है। नॉर्मल केस में वाटर रॉड जो रहता है गीज़र हमारा, वो 35 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है, उसका टेम्परेचर है। उसको हम जैसे ही प्लग इन करते हैं तो हम उसमें देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है। लो टेम्परेचर से ये हाई टेम्परेचर में निकलता है और वाटर को करता है बॉयल, ठीक है। क्योंकि इसका टेम्परेचर हाई हो जाता है तो वाटर का भी टेम्परेचर हाई होने लगता है, क्योंकि वाटर के अंदर ही ये डीप रहता है, ठीक है। तो क्लॉसियस ने यही कहा है कि इट इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ सेल्फ एक्टिंग मशीन, कि खुद से अगर बिना एक्सटर्नल फोर्स दिए लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में कोई भी बॉडी नहीं मतलब हीट का फ्लो नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये जो हमारे केल्विन भाई साहब थे, केल्विन ने जो स्टेटमेंट दिया है वो पढ़ लेते हैं पहले, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इट इज़ इम्पॉसिबल टू कैरी आउट अ साइक्लिक प्रोसेस विच एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम अ रिजर्वायर and convert into work without transferring certain amount of heat from hotter body to colder part of body, ठीक है। तो जो केल्विन भाई साहब थे वो उसने सीधी बात कही कि एक साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो उसमें ये इम्पॉसिबल है कि टोटल हीट जो है वो टोटल वर्क में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। किसी रिजर्वायर से वो हीट ले रहा है, उसको वर्क में कन्वर्ट कर रहा है, पर ये इम्पॉसिबल है कि वो हमारा थर्ड स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये 2 साइंटिस्ट ने मिक्स करके दिया है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, पिछले बार के जैसे ही एकदम सेम ही है, बस हल्का सा डिफरेंस है, वो मैं बताऊंगा। पढ़ते हैं पहले। इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ मशीन ऑपरेटिंग इन साइकिल्स विच कैन कन्वर्ट एब्जॉर्ब्ड हीट फ्रॉम अ रिजर्वायर कंप्लीटली इनटू वर्क, ठीक है। तो स्टेटमेंट पढ़ लिया हमने। तो ये पिछले से ये 2 साइंटिस्ट का मिला हुआ है, ठीक है, मिली भगत है। तो ये पिछले के जैसे ही है। तो पिछले में क्या बोला था कि ये इम्पॉसिबल है कि किसी भी मतलब रिजर्वायर से हीट लेके उसको कम्प्लीटली वर्क में चेंज कर दो और थोड़ी सी हीट हमारी लॉस होगी, ठीक है। पर यहाँ पे क्या लिखा है, देखो, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ मशीन ऑपरेटिंग इन साइकिल, मतलब साइक्लिक प्रोसेस वाले ही जैसा ही है, ठीक है। विच कैन कन्वर्ट एब्जॉर्ब्ड हीट फ्रॉम रिजर्वायर, मतलब रिजर्वायर से हीट एब्जॉर्ब करके उसको कम्प्लीटली वर्क में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे सिर्फ एक टर्म यूज़ नहीं हुआ है कि हमारे जो हीट है वो लॉस होगी थ्रू आउट द प्रोसेस, ठीक है। बस इसमें यही डिफरेंस है। ये था लॉर्ड केल्विन एंड प्लैंक का स्टेटमेंट।
और पिछले वाला था केल्विन का स्टेटमेंट बस, ठीक है। ये फोर्थ स्टेटमेंट है, तो पहले बता देता हूँ कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट था क्लॉसियस स्टेटमेंट, और ये फोर्थ स्टेटमेंट किसी नाम लेके पूछा गया, तो ये इसकी टेंडेंसी थोड़ी ज़्यादा एग्जाम में आने की, ये मैं बता दे रहा हूँ। मतलब आपको पढ़ने तो पूरा ही है, पर 1 और 4 पहले पढ़ लेना अगर पढ़ तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द एफिशिएंसी ऑफ ऑल रिवर्सिबल हीट इंजन वर्किंग बिटवीन 2 सेम टेम्परेचर इज इक्वल। मतलब कि 2 सेम टेम्परेचर में रिवर्सिबल हीट इंजन जो वर्क करते हैं तो उनकी एफिशिएंसी भी इक्वल ही रहती है। सेम टेम्परेचर में सेम एफिशिएंसी देते हैं रिवर्सिबल हीट इंजन। ये किसने कहा था, कार्नोट ने अपने स्टेटमेंट में, जो कि क्या बताता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थोड़ा कंफ्यूजिंग है पर ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा इसको, ठीक है। 2 सेम टेम्परेचर पे, मतलब एक दो इंजन वर्क कर रहे हैं सेम टेम्परेचर पे, और दोनों इंजन कैसे हैं, रिवर्सिबल हीट इंजन है, तो उनकी एफिशिएंसी भी सेम होगी, मतलब 100%। कौन दे रहा है, कार्नोट दे रहा है, तो 100% ही होनी है, ठीक है। तो ये है हमारा लास्ट स्टेटमेंट। तो थॉमसन भाई साहब जो हैं थे हमारे, उन्होंने क्या कहा देखते हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट हीट इनटू वर्क बाय मीन ऑफ आइसोथर्मल साइक्लिक प्रोसेस। मतलब कि हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता अगर वो जो साइक्लिक प्रोसेस है हमारा वो आइसोथर्मल है, तो ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है कि आइसोथर्मल मतलब क्या होता है, पहले वो डिस्कस करते हैं। आइसो मतलब होता है कांस्टेंट, ठीक है, और थर्मल मतलब होता है टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है हमारे थॉमसन सर ने कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर हीट इज़ नॉट कन्वर्टेड इनटू वर्क। सिंपल सी बात, ठीक है। और आइसो मतलब पता है, आइसो बारीक बता देता हूँ, ये मैंने अपने थर्मोडायनेमिक 1 वाली प्लेलिस्ट में डिस्कस किया है। तो आइसो बारीक मतलब होता है कांस्टेंट प्रेशर, आइसो कोरिक मतलब होता है कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर आपको अभी तक किसी में मतलब कन्फ्यूजन था आइसो बारीक मतलब क्या होता है, आइसो कोरिक मतलब क्या होता है, तो प्रेशर का यूनिट होता है बार, ठीक है। तो बार मतलब प्रेशर और कोरिक मतलब वॉल्यूम, समझ लो, ठीक है। तो अगर पहले ये जो फ़ोन हिला उसको, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आखिर कहता क्या है, ठीक है। वो मेनली 2 कंक्लूजन निकालते हैं। ये 5 जो स्टेटमेंट थे ये मेनली सिर्फ 2 कंक्लूजन निकालते हैं, ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेल्स दैट, ये LOT मतलब लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेल्स दैट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, मतलब हीट के फ्लो का डायरेक्शन बताता है, ठीक है, कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ही जाता है, ठीक है। और कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में जाएगा तो हमें कोई एक्सटर्नल चीज़ एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। पहला चीज़ क्लियर। और सेकंड चीज़ क्या बोलता है कि टोटल हीट कभी भी कन्वर्ट नहीं हो सकता वर्क में, ठीक है। कुछ ना कुछ हीट लॉस होगी ही, टोटल हीट नेवर मतलब कैन नॉट कन्वर्ट इनटू वर्क, कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट गोना बी लॉस, ठीक है। तो ये था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो गाइस ये था एक छोटा सा वीडियो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के 5 स्टेटमेंट के ऊपर। मैंने अपनी तरफ से भी कुछ बताने की कोशिश की है शुरू में, ताकि आपको समझ में आ सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके जाओ, बेल आइकन पर सिलेक्ट कर दो। अभी थर्मोडायनेमिक्स 2 की लगभग सारी वीडियो मैं पोस्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो उसके लिए भी एकदम सब नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर दो, ठीक है। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, ठीक है, बार बार रिपीट नहीं करता। सो कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग, गुड बाय।